8 दिन में पुतिन का प्रहार, क्या आगे है वर्ल्ड वॉर, क्या विश्व युद्ध होने वाला है। लेकिन कीव से लेकर के खार्किव तक और रिवेन से लेकर के टर्नोपिल तक क्या कुछ चला है खास। सुमी शहर में कितने हिंदुस्तानी फंसे हैं, इन हिंदुस्तानियों की गुहार क्या है, हम आपको बताएंगे अगले कुछ ही मिनट में। आपको वॉर रूम भी लेकर के चलेंगे, बिग ब्रेकिंग दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बज चुका है वॉर सायरन। यूक्रेन के कई शहरों में बजा है एक साथ में वॉर सायरन, और ये सायरन अपने आप में इंडिकेशन ये दे रहा है कि हालात कितने ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। रिवेन, टर्नोपिल और इसके अलावा और भी कई शहरों में युद्ध का सायरन बज रहा है। सभी शहरों में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। सायरन की आवाज की वजह से दहशत है। कीव और वोलिन में भी खतरे का सायरन लगातार बज रहा है। खतरे के सायरन का मतलब यह है कि लोगों से यह कहा जा रहा है कि बंकर के अंदर, मेट्रो स्टेशन के अंदर, आप जहां पर भी छुपे हुए हैं, आप अंडरग्राउंड रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर आपके लिए खतरा है, आपकी जान को खतरा है। यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ ही ये खतरे का सायरन बज रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, और ये आप देखें, हम कुछ अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी वॉर जोन में क्या क्या चल रहा है। यहां से आपको हम बिग ब्रेकिंग दिखा रहे हैं, और बिग ब्रेकिंग के अलावा जो ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, एक एक तस्वीर ये गवाही दे रही है कि खार्किव, टर्नोपिल, सुमी, ओडेसा, इन सभी जगहों का अभी का हाल क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि आग के लपटों में किस तरह से रशियन टैंक है। यहां पर आपको ब्रेकिंग न्यूज नजर आ रही है। वर्चुअल ग्राफिक के जरिए हम ये बता रहे हैं कि वॉर जोन में अभी क्या चल रहा है। यहां पर अगर टीम पीसीआर आप एक एक करके तस्वीरें चेंज करते रहेंगे तो फिर हम ये दिखाएंगे कि असल में अभी वॉर जोन की और तस्वीरें क्या आ रही हैं। फिर आप खार्किव की तरफ चलते हैं। खार्किव का एक इलाका है जिसका नाम है डेनिलोवा। डेनिलोवा पर रशियन सेना ने किस तरीके से अटैक किया है, ये तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे। ये जो धुएं का उठता हुआ गुबार है, ये बता रहा है कि पूरे खार्किव पर किस तरह कब्जा करने के लिए यूक्रेन की फौज आगे आ रही है। फिर आप आते हैं मिग-21 लैंसर। मिग-21 लैंसर किस तरीके से क्रैश किया है। हालांकि सुखोई 30 MKI जो रशियन मेड है, उस पर मिग-21 से यूक्रेन ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मिग-21 को सुखोई 30 MKI ने मार गिराया है। ये लैंसर क्रैश हो गया है। अगली जो खबर है, जो तस्वीर आ रही है, वो सड़कों पर कितनी ज्यादा तबाही मची है, और यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ में कैसे सायरन बजा है, और सड़क पर जो रशियन टैंक हैं, कितनी तबाही मची है। रशियन टैंक लगातार गश्त कर रहे हैं, फ्लैग मार्च चल रहा है, और इस टैंक के जरिए रूसी फौज ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम कब्जा करने के लिए आ गए हैं, और बाकी जितने भी यूक्रेन के लोग हैं उनमें हिंसा और साथ ही साथ अटैक को लेकर के डर है और दहशत है। फिर आप कीव के धमाके देखें। कीव के धमाके का एक एक फ्रेम यह बता रहा है कि रातों रात कितनी तेजी के साथ में मिसाइल अटैक किया जा रहा है। मिसाइल अटैक के जरिए रशियन फौजें आगे बढ़ रही हैं, पूर्वी यूक्रेन की तरफ से, दक्षिणी यूक्रेन की तरफ से। दक्षिणी यूक्रेन का मतलब यह हो जाता है कि ओडेसा के इलाके की तरफ से, और कितनी तेजी के साथ में मिसाइल अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध का एक एक अपडेट आप देख पा रहे हैं, एक एक तस्वीर यहां पर आप देख पा रहे हैं। यहां पर अगर बिग ब्रेकिंग बदलते रहे, टीम पीसीआर, ब्रेकिंग बदलती रहनी चाहिए, यहां तस्वीर बदलती रहे। टीवी टावर पर कैसे हमला किया गया है, यह भी आप देख सकते हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पुतिन के पुतले पर ग्रेवियन म्यूजियम ने बहुत बड़ा फैसला किया। पुतिन का पुतला हटाया जाएगा। ग्रेवियन म्यूजियम ने यह कहा किसी भी तानाशाह का पुतला नहीं लगाएंगे। हिटलर का पुतला नहीं लगाया तो फिर पुतिन का नहीं लगाएंगे। तानाशाह जो कि शासक होता है, तानाशाह जो कि निरंकुश होता है, तानाशाह जो कि हिंसक होता है, ग्रेवियन म्यूजियम ने यह कह दिया है कि पुतला हटाया जाएगा। पुतिन के पुतले पर ग्रेवियन म्यूजियम ने बड़ा फैसला किया। तस्वीरें आप देखें, यह है ब्रेकिंग न्यूज, और यहां पर तस्वीरें चल रही हैं। ग्रेवियन म्यूजियम की जो ब्रेकिंग है यहां पर है, और ग्रेवियन म्यूजियम की जो तस्वीरें हैं यहां पर आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों में आप ये देखें कि कैसे यह फैसला किया गया है कि ग्रेवियन म्यूजियम से पुतिन का जो वैक्स स्टैचू है इसे हटाया जाएगा। वैक्स स्टैचू पिछले कई सालों से यहीं पर था, लेकिन ग्रेवियन म्यूजियम का यह कहना है कि यूक्रेन पर जिस तरह का कहर टूटा है, इसके पीछे जिम्मेदार अगर कोई है तो एक तानाशाह शासक है जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और व्लादिमीर पुतिन का पुतला नहीं लगाया जाएगा। और ये ग्रेवियन म्यूजियम से पुतला हटा दिया गया है। ये तस्वीर है, और यहां पर आप ब्रेकिंग देख पा रहे हैं। अगली ब्रेकिंग भी 4 अलग अलग तस्वीरें, और 4 तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि अभी फिलहाल यूक्रेन में क्या चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन गंगा और एयरलिफ्ट को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। राउंड द क्लॉक 4 अलग अलग जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगे हुए हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर जितने भी किरेन रिजिजू, कोई रोमानिया में, पोलैंड में, स्लोवाकिया में, हंगरी में अभी विशेष राजदूत बन करके गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, किरेन रिजिजू, वीके सिंह, हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके वापस वतन लाया जाए। लेकिन पुतिन कब तक मनमानी करते रहेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है।
ऑपरेशन गंगा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एयरलिफ्ट करके जितने भी हिंदुस्तानियों को लाया जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर लगाया गया है। केंद्र सरकार के 4 मंत्री हैं, विशेष राजदूत के तौर पर इन्हें लगाया गया है। लेकिन कीव, खार्किव, हर जगह अभी भी रशियन फौज के हमले जारी हैं। कहीं पर मिसाइल अटैक किया जा रहा है, कहीं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। हालांकि 48 घंटे पहले भी पुतिन ने वॉर मोड को और भी ऑन करते हुए ये कहा कि एटॉमिक एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह से एक्टिव रहें। अब फिर से हम एक एक करके आपको तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि ये वॉर जोन की कुछ वर्चुअल तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि अलग अलग शहरों में किस तरीके से हमला किया गया है। भारत पहुंचे छात्रों से इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने बात की है। इन छात्रों ने कैसे वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए। इन छात्रों ने दिन रात किस तरीके के देखे हैं। कोई कीव में था, कोई खार्किव में था, कोई मेडिकल स्टूडेंट है, कोई अलग अलग स्ट्रीम का जो छात्र है, उसके मन में कितनी दहशत थी, वो किस शिद्दत के साथ से हिंदुस्तान वापस आना चाहता था। वॉर जोन की यह रिपोर्ट और वॉर जोन में हिंदुस्तानी छात्रों ने क्या देखा है, सुनिए। हमारे साथ निखिल मौजूद हैं जो हिंडन एयर बेस पर पहुंचे हैं और उनसे बात कर लेते हैं। ये पल कैसा है, पहले इसके बारे में जानना चाहिए। सर बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करी थी। -12 डिग्री टेम्परेचर में 2 दिन बॉर्डर पे रहे। यहाँ पे आके देखा अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत खुशी हो रही है सर घर जाने के लिए। निखिल, आप अपने बारे में बताइए कि आप कब गए थे और आप कहाँ के रहने वाले हैं, घर में कौन कौन है, तमाम चीज़ें हम जानना चाहते हैं। जी सर, मैं सर झुंझुनू का रहने वाला हूँ। मेरा नाम निखिल चौधरी है। मैं एक विनीशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मुझे सर गए हुए करीबन 20 दिन हो गए। मैंने सर वहाँ पे एडमिशन करवाया। फिर सर मेरे को जैसे ये पता लगा ये मतलब वॉर वगैरह ही चल रहा है, तब सर हमने वहाँ से 25 को अपने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था सर। तो आज सर जाते आते हमें 6-7 दिन लग गए सर यहाँ। यानी कुछ ही दिन में ये सब हालात वहाँ पर बन गए, आप ये कह रहे हैं आपके पहुँचने के बाद। जी सर। क्या कुछ देखा आपने वहाँ पर, जो आप बता पाएँ, किन हालातों से आप गुजरे? जी सर, जैसे कि मैं विनीशा सिटी में रहता हूँ, वहाँ पे थोड़ी कंडीशंस ठीक थी। सुबह जैसे रात को हम 3-4 दिन से सर सो नहीं पाए थे। सायरन बजते थे तो हम बंकरों में जाते थे यूनिवर्सिटी के सर बंकरों में जाते थे। जैसे कि खार्किव हुआ, लवीव, कीव, सेबी, इनकी तो सर बहुत वॉस्ट कंडीशन है सर, बहुत ज़्यादा। जी, जो आपके साथी स्टूडेंट्स हैं उनसे बात होती होगी, क्या वो कहते हैं? जी सर, मेरा स्टूडेंट है सुरेश चौधरी, जो कि राजस्थान के रहने वाले सर। वो कीव में अभी तक सर वो फंसे हुए, काफ़ी वॉस्ट सिचुएशन, उनके पास खाने के लिए सामान नहीं है। बात हो रही है? जी सर। जी, तो थोड़ा ये और बता दीजिए मुझे कि जब आप वहाँ पर फंसे थे तो परिवार किस तरह से चिंता कर रहा था, कैसे उनसे कांटेक्ट हो पा रहा था? शायद इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तमाम चीज़ें हुई। सर बीच में सर इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। हमने सर काफ़ी सिम यूक्रेन में सिम परचेज करी थी, रोमानिया में परचेज करी थी सर। बीच में बात होती रहती थी। जी सर, पैनिक थे पेरेंट्स सर, पैनिक थे। तो अब ये राहत का पल आया है। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इस मौके पर भारत सरकार और वायुसेना के लिए क्या कहेंगे? C-17 ग्लोब मास्टर में आप आए हैं सर, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प करी, काफ़ी सर कोऑपरेट किया। उनको सर थैंक बोलना चाहेंगे, स्पेशली राजस्थान गवर्नमेंट को सर। तो आप निखिल को सुन रहे हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं। C-17 ग्लोब मास्टर से वो वतन वापस पहुंचे हैं और उनकी खुशी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हमारे साथ अनिल मौजूद हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं। क्या कुछ उन्होंने वहाँ देखा, उनसे बात करेंगे। मैं आपको पहले उनकी तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, माला जो है वो है और राजस्थान सरकार से मंत्री भी यहाँ पहुँची हुई हैं। हमने उनको भी आपको सुनवाया था। स्वागत जो है वो हुआ है और पहले इनसे भी बात कर लेते हैं। अपने बारे में थोड़ा परिचय ये बताइए कि कब आप गए थे, पूरा परिचय देते हुए, और क्या कुछ देखा? मेरा नाम अनिल गोदर है। मैं रतनगढ़ चूरू से हूँ और मैं 14 दिसंबर को कीव पहुँचा था। कीव पहुँच के वहाँ से विनीत्सा गया, जो कि मेरी विनीत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ मैं। और विनीत्सा में इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ वो मतलब दूर है कीव से। और जो कीव में हमारे दोस्त फंसे हुए हैं, वहाँ पे ज़्यादा अटैक हुए हैं। मतलब सबको हॉस्टल में पैक कर दिया। रशियन आर्मी बाहर घूम रही है, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। और ओडिशा में है, वहाँ पे ड्रोन अटैक हो रहे हैं। लेकिन हम लकीली सेफ हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमें। आप कब वहाँ पर स्टडी के लिए गए थे, कितने समय हो गया? नहीं, मैं लास्ट ईयर दिसंबर में 15 दिसंबर 2021 को पहुँचा था। अभी और आपके स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं वो वहाँ पर हैं, आपकी कोई बात हो रही है उनसे? नहीं, अभी तो नेटवर्क इशू है क्योंकि कंट्री चेंज हुई तो सिम कार्ड वहाँ पे डाले। अब यहाँ मतलब फ्लाइट में कोई दिक्कत, पर मतलब बच्चों को दिक्कत हो रही है वहाँ। यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, वो एक बार जानना चाहेंगे कि किन हालातों से आप गुजरे? हम बस से आए हैं। हॉस्टल मतलब सब बच्चों ने मिलकर बस करी और बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर हमें उतार दिया गया। वहाँ से हम युद्ध के 8 दिन हो चले हैं। हालांकि 24 फरवरी को पुतिन की तरफ से यह कहा गया था, जब युद्ध का ऐलान किया गया, कि सिर्फ सैन्य ठिकाने ही निशाने पर रहेंगे। लेकिन आप ये देखें कि कैसे यूक्रेन के
एनगोरदार ये शहर है जहां पर लोगों पर फायरिंग की जा रही है। एक एक फ्रेम अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से चीथड़े उड़ते हुए आसपास नजर आ रहे हैं और लोगों की जैसी चीख है, चिल्लाहट है और लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। हालांकि जंगल की तरफ भी जाते नजर आ रहे हैं। कोई पोलैंड की तरफ भाग रहा है, कोई हंगरी की तरफ जा रहा है, कोई रोमानिया की तरफ भाग करके जाना चाहता है। 10 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन हो गया है और संयुक्त राष्ट्र का यह कहना है कि इससे भी ज्यादा पलायन अगले 48 घंटे में होने वाला है। कोई यूक्रेन का झंडा लिए हुए है और अपने अपने मुल्क का झंडा लेकर के लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आकर के मिसाइल अटैक कर रही है, वैसे ही जैसे ही मिसाइल अटैक हो रहा है, वैसे ही लोग अपने आप को बचाने के लिए जमीन पर लेट जा रहे हैं। उर्वशी खोना के पास में चलते हैं हम। उर्वशी खोना का सीधे रुख कर लेते हैं। उर्वशी मेरे साथ में लाइव जुड़ी हैं। उर्वशी, चूंकि अभी के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न कीव और खार्किव के अलावा हिंदुस्तान के लिए बना हुआ है सूमी, जहां पर यूनिवर्सिटी में 600 के आसपास छात्र फंसे हुए हैं। इन छात्रों को लेकर के इंडियन एम्बेसी क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है, क्या अपडेट है आपके पास? हम आपको बता दें कि किस तरह से सुमी में 600 से ज्यादा ये जो बच्चे हैं, ये फिलहाल बहुत ही ज्यादा पैनिक की सिचुएशन में है, क्योंकि इन तक अब तक कोई हेल्प नहीं पहुंची है। इनकी ओर से ये कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो है कांटेक्ट बढ़े। कई ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम कर रहे हैं, वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। एक ये खबर ये आ रही है, जो स्टूडेंट्स के साथ मैं टच में हूँ, प्रोबेबली शाम तक जो है उनके लिए कुछ इंतजाम किया जाएगा। आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकेंगी? आप स्क्रीन पर ही उर्वशी को रखें आप, क्योंकि उर्वशी के साथ स्प्लिट में हम जितनी तस्वीरें दिखा रहे हैं उनका एक विजुअल डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। राजीव के पास भी चलना बहुत जरूरी है। आप ये देखें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जब C-17 ग्लोब मास्टर से हमारे छात्र यूक्रेन से लौट करके आए, ये तब की तस्वीरें हैं। और टीम PCR अगर आप एक बार दिखा सकें कि किस तरीके से यूक्रेन में रशियन फौजों को रोकने के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं और कई किलोमीटर लंबी कतार लगी है। तस्वीरें जितनी तेजी के साथ में बदलते जाएंगे। हाँ, ये सूमी में फंसे छात्र जिनके बारे में अभी अभी उर्वशी खोना बता रही थी, ये छात्र, उर्वशी तस्वीर हम देख पा रहे हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो कि बंकर में छिपे हैं, कुछ अंडरग्राउंड हैं, कुछ लोगों ने जो एक सैक होता है यानी बोरी किस्म की का कुछ शेल्टर बनाया हुआ है, कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं। इनकी ये हालत अभी फिलहाल हम तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं। इनके बारे में अभी वॉर फ्रंट पर यानी राउंड द क्लॉक क्या क्या किया जा रहा है? वही बता रही थी कि किस तरह से एक कम्युनिकेशन अब तक ठीक से हुआ नहीं है। हाँ। ये प्रे कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इनको हेल्प मिले, क्योंकि ये रशियन बॉर्डर से इवैक्यूएट हो पाएंगे। रशियन बॉर्डर के नजदीक है सुमी और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसे बोला जाता है, और क्योंकि ये पोलैंड या दूसरे जो बॉर्डर्स है उससे 1500 किलोमीटर के आगे है, तो दूसरे बॉर्डर से इवैक्यूएट नहीं हो सकते, रशियन बॉर्डर से ही इवैक्यूएट इजीली हो पाएंगे, ऐसे इनका कहना है। उर्वशी आप रुकें, एक बार हम जरा सुनाते हैं कि जितने भी भारतीय छात्र सुमी में फंसे हुए हैं, इन छात्रों से इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इंडिया न्यूज ने भी अपने ऑपरेशन एयरलिफ्ट के जरिए हमने एक मिशन चलाया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी छात्र होंगे यूक्रेन में, हम उनके साथ में कनेक्ट एस्टैब्लिश करेंगे, उनके साथ में संपर्क स्थापित करेंगे। कुछ ऐसे ही छात्रों के साथ हमने बातचीत की है, एक बार आप देखें, उसके बाद राजीव के पास चलेंगे वॉर जोन में। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव पंडिता है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं 4th ईयर सुमी में पढ़ता हूँ MBBS के। एंड यहाँ पर हम लोग फंस चुके हैं यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में। एंड यहाँ पर बहुत सारी तंगियों के साथ हमें फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ फेस करना पड़ रहा है। और मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग स्टेट से इंडिया के बिलोंग करते हैं एंड दे वांट कि हमें हेल्प मिले एम्बेसी के थ्रू, जो कि हमें एम्बेसी के थ्रू हेल्प मिल रही है, बट वो मिल रही है वेस्टर्न बॉर्डर्स के थ्रू। एंड हम लोग रहते हैं ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ। एंड यहाँ से हमारा रशिया बॉर्डर पड़ता है लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर। एंड हमारा जो पोलैंड का रास्ता या हंगरी का है वो है, वहां तक जाने के लिए लगभग 1200 से 1800 किलोमीटर दूर है, जहाँ तक जाना हमारे लिए नामुमकिन है। तो बड़ी दिक्कतें हैं रास्ते में, क्योंकि बॉम्बिंग एंड शेलिंग्स हो रही हैं, हमारा जाना नामुमकिन है। स्टूडेंट्स सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी जो सुमी ओब्लास्ट में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ईस्ट साइड बॉर्डर की तरफ रहते हैं, जहाँ से रशिया सिर्फ और सिर्फ 35 से 36 किलोमीटर दूर है। और हमारे लिए जो इवैक्यूएशन के लिए कहा जाता है वो वेस्टर्न बॉर्डर से पड़ता है, जो कि हमारे यहाँ से 1200 से 1300 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से कहा जाता है कि या तो तुम ट्रेन पकड़ो या तो बसेस से आइए। ना बसेस की सुविधा हमें यहाँ पर प्रोवाइड हो पा रही है, ना बसेस मिल पा रही हैं, ना ही यहाँ पर ट्रेन चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की जो पटरियां हैं वो टूट चुकी हैं हर एक जगह से, जो हमें बाकी सिटीज से अटैच करती है। बाकी हमें यहाँ पर खाने वगैरह में भी दिक्कत आ रही है। एंड हम एम्बेसी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, तो हमें सिर्फ यही बोला जाता है
कि भाई हम आपसे बात करेंगे, हम आपको बताएंगे क्या बनता है, बट अभी तक कोई प्रोसेसिंग नहीं की पाई है। और हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बात कर रहे हैं। इंडिया न्यूज ने ठाना है कि जितने भी यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानी हैं उन्हें जल्द से जल्द हम लेकर के वापस आएंगे और उनके साथ में हम कनेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से एक और ब्रेकिंग वॉर जोन में चलते हैं। यूक्रेन रशिया युद्ध पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बांग्लादेशी जहाज पर रशियन मिसाइल गिरी है और बांग्लादेशी जहाज पूरी तरह तहस नहस हो गया है। ओलिविया पोर्ट के नजदीक ही जहाज पर मिसाइल गिरी है और रशियन मिसाइल, जिसकी वजह से बांग्लादेशी जहाज नेस्तनाबूद हो गया है। ब्लैक सी में रशियन हमले की जानकारी मिल रही है। मिसाइल हमले में एक यात्री की भी मौत हो गई है। तस्वीरें थोड़ी देर के बाद में हम दिखाने वाले हैं। ओलिविया पोर्ट के नजदीक जहाज पर रशियन मिसाइल अटैक हुआ है। ये तस्वीरें देखें, इन्हीं तस्वीरों की हम बात कर रहे थे। ये जो आपको बांग्लादेशी जहाज नजर आ रहा है, अटैक के बाद की तस्वीरें हैं जो काला धुएं का गुबार आपको निकलता नजर आ रहा है। रशियन मिसाइल अटैक हुआ, ये बांग्लादेश का जहाज है और अटैक के बाद आप ये देखें, अब पूरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि अटैक के बाद ये ब्लैक सी में, और इसी का डर सबसे ज्यादा था क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही थी कि जमीन और हवा का जो युद्ध है इससे कहीं ज्यादा अगर ब्लैक सी में वॉर छिड़ जाता है तो ये असल में पानी में विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और अगर रशियन मिसाइल ने बांग्लादेश की इस जहाज पर अटैक किया है तो फिर किस तरह का रिटेलिएशन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। सीधे राजीव शर्मा के पास में चलते हैं, वॉर रूम से राजीव शर्मा मेरे साथ में हैं। राजीव, कीव और खार्किव में क्या चल रहा है हमने दिखाया, लेकिन अभी भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सूमी बना हुआ है। सूमी में 600 से ज्यादा भारतीय छात्र एक यूनिवर्सिटी के अंदर फंसे हैं, बंकर के अंदर हैं। हमें सूमी के बारे में बताएं कि आखिरकार रशियन बॉर्डर से सूमी कितना दूर है और बाकी निकलने में कितने चैलेंजेस हैं हिंदुस्तानी जितने भी छात्र हैं। ओवर टू यू राजीव। राशिद, आप अभी तक जो तस्वीरें दिखा रहे थे और जो कुछ आप बता रहे थे, शुरुआत वहीं से कर लेता हूं। मैं इस मैप के साथ यहां पर हाजिर हूं और इस मैप में हमारी सीधा सा संदेश ये है कि कैसे घिरा हुआ है यूक्रेन, क्योंकि हालात जो बदतर हो रहे हैं वो इसी के चलते हो रहे हैं। काला सागर, यही ब्लैक सी जहां पर अभी आप बता रहे थे कि तीसरा विश्व युद्ध पानी में शुरू हो सकता है, इसी ब्लैक सी के अंदर यहां पर हमला एक बांग्लादेशी नाव के ऊपर यहां पर किया गया, जहाज के ऊपर किया गया है। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि ओडेशा पर हमला कर रहा है। ओडेशा ठीक यहां पर है पोर्ट, इस पे कंट्रोल अगर रूस करता है तो काला सागर उसके पास आ जाता है। अब आप पूछ रहे थे सूमी के बच्चे कहां पर फंसे हुए हैं और क्या दिक्कत है। इस मैप में देखिए, सूमी ठीक इस जगह पर है, खार्किव यहां पर है, ओखोतिर्स्क यहां पर है और यहां चेनरखीव है और ये कीव जो कि राजधानी है। ये सूमी है जो ठीक बॉर्डर पर 25 किलोमीटर की दूरी पर। ये बच्चे इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में है राशिद, और अगर इन्हें निकलना है तो ये पूर्वी हिस्सा है राशिद, यहां से जाना होगा तो रोमानिया जाइए 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर हंगरी, स्लोवाक 1200 किलोमीटर और पोलैंड जाते हैं तो 1400 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। इन बच्चों की परेशानी इस मैप में बड़ी आसानी से समझ में आती है राशिद। ये निकले तो कहां निकले। अगर रूस की अथॉरिटी जो कि यहां बैठी हुई है, जो S-400 तैनात कर रही है, और यूक्रेन की जो अथॉरिटी है, अगर वो भारत को पूरी मदद नहीं करते तो इन बच्चों को सही सलामत निकालने में बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। ऑपरेशन एयरलिफ्ट इंडिया न्यूज का जो अभियान है उसके तहत हम आखिरी बच्चे तक जिसको बचाना है, जिसको वहां से निकालना है, हम लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस पूरे इलाके में भीषण बमबारी हो रही है। लेकिन जानते हैं पुतिन के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पुतिन जिद्दी और सनकी तो हैं लेकिन इंपल्सिव हैं, और जो भी इंपल्सिव होता है वो अगर उसका फैसला ठीक नहीं होता तो फिर वापस से फ्रस्ट्रेट होने लगता है। और अगर 8 दिन में भी यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सके, अगर पिद्दी से यूक्रेन पर ये जिद्दी यूक्रेन कब्जा नहीं कर सका, तो फिर अब आगे पुतिन किस तरह के ऑर्डर देने वाले हैं। क्योंकि 48 घंटे पहले हमने ये जाना था जितने भी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट है रशिया के, उन्हें अलर्ट मोड पर डाल दिया गया था। लेकिन अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका अभ्यास किया जा रहा है, यानी युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। अब ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, अब आप ये समझें। ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया का ये कहा जाता है, और बहुत ही मारक है, विनाशक है। हवाई हमलों को नाकाम करने का एक सिस्टम है, यानी अगर नेटो ने हवाई हमला किया तो S-400 तुरंत एक्टिव हो जाएगा। आसमान से हर खतरे को ये S-400 भांप लेता है और भांप करके सीधे टारगेट लगाता है। विमान से लेकर के मिसाइल तक ये गिरा सकता है, सबमरीन को गिराने की क्षमता रखता है। न्यूक्लियर मिसाइलें भी ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम गिरा सकता है, यानी
यूएमवी तक को डिटेक्ट करने की खासियत क्षमता है। इसका मतलब यह हो जाता है कि सर्विलांस से लेकर के अटैक तक S-400 की खासियत है, आसमान में बहुत मजबूत एक सुरक्षा चक्र देता है और इसी S-400 को भी एक्टिव करने वाली है रशियन फौज। अगर ये एक्टिव करने का मतलब क्या यह है कि और तेजी के साथ में युद्ध में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि S-400 कहा जाता है कि रशिया का ब्रह्मास्त्र है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल होती है, इसको ध्वस्त करने का मादा रखता है और ये इसीलिए S-400 को महाविध्वंसक कहा जाता है। और S-400 की यहां पर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे युद्धाभ्यास के लिए S-400 का पूरा काफिला या यूं कहें पूरा जो कैरवां होता है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जो रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर है, ये वहां की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि S-400 को कैसे डिप्लॉय करने के लिए और S-400 के डिप्लॉयमेंट के साथ साथ और भी ज्यादा रशियन फौज का अग्रेशन बढ़ने वाला है। अगर रशियन फौज का अग्रेशन बढ़ने वाला है तो फिर कौन कौन से वो इलाके हो सकते हैं, फिर से एक बार राजीव के पास चलते हैं। राजीव, क्योंकि बॉर्डर एरिया की बहुत अच्छी जानकारी आपके पास में है, S-400 की डिप्लॉयमेंट कहां कहां हो सकती है, एक बार दिखाएं आप। राशिद, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। S-400 की डिप्लॉयमेंट कहां कहां तक हो सकती है? क्रीमिया पर कब्जा है और क्रीमिया ये जो जगह है, मैं इसको यहां पर दिखाना चाहूंगा। ठीक क्रीमिया, यहां क्रीमिया पर, क्योंकि इस पर कंट्रोल है और ये ब्लैक सी को यहां से देखता है, लिहाजा ये एरिया और ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि रशिया ने, रूस ने सबसे बड़ा जो बमबारी की हुई है इस खास इलाके में की हुई है। वजह क्या, वो भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं राशिद। वजह यह कि अगर ये पूरा एरिया काट देता है तो इस एरिया पे पकड़ से कीव पर पकड़ बनाना आसान हो जाएगा। गर्दन से पकड़ने की कोशिश कर रहा है व्लादिमीर पुतिन इस वक्त यूक्रेन को यहां पर, और इसके चलते ये पूरा इलाका जो बॉर्डर का है रूस का, यहां पर S-400 की तैनाती होगी, क्योंकि यहीं पर रूस की फोर्स, रूस का सारा अमला, सारा बख्तरबंद गाड़ियां, सबसे ज्यादा यही है, हमला उस पे होगा। लिहाजा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए S-400 यहां रहेगा। एक बेस्ट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तौर पर माना जाता है, पैट्रियट से कहीं ज्यादा बेहतर। राशिद जी, जो राजीव बता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से राजीव आपने ये समझाया है, 3D वर्चुअल तरीके से आपने समझाया है। रशिया की जो फौज है ना, अपने टैक्टिक्स के लिए जानी जाती है। यानी रशिया के फौज के बारे में कहते हैं किसी भी तरह का स्पेस छोड़ते नहीं है, और अगर स्पेस नहीं छोड़ते तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 4 महीने से अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन 4 महीने के बाद जब 24 फरवरी को युद्ध छिड़ा, 8 दिन गुजर चुके हैं, यूक्रेन के कीव पर पूरी तरह कब्जा नहीं हुआ है, खार्किव पर पूरी तरह कब्जा नहीं हुआ है, ओडेसा पर पूरी तरह कब्जा नहीं हुआ है। तो ऐसे में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को उतार देना, इंडिकेशंस क्या क्या हैं, पुतिन का अगला फैसला क्या होगा, पुतिन का अगला कदम क्या होने वाला है, और उसके बाद पूरी दुनिया क्या विश्व युद्ध की आग में झोंकी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए।